हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मेवारम चौधरी और आप सभी का मैं ज्ञान तरंग फॉर्मेट्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 4 और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं अच्छे से समझ में आ जाती है तो उससे आने वाले जो प्रोबेबिलिटी के पार्ट हैं लाइक बेस थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करेंगे तो उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम समझेंगे वो डायरेक्टली अप्लाई होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस बात को समझिए। अब तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है पिछले 3 लेक्चर के अंदर वो बेसिक प्रोबेबिलिटी था, जिसके अंदर हमने एलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी और वेन डायग्राम के रिलेटेड जो भी डिस्कशन था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आपने यहाँ तक यानी पहले 3 लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे, तो यहाँ पे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। और अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को कैसे यहाँ पे डिक्टेट करें, कैसे यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करें, उस बात के लिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन कन्वे करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चरिकल या पिक्चर के फॉर्म में मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिससे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फील आ जाए। तो ऐसा है कि यहाँ पे एक रूम है और इस रूम के अंदर एक बॉय और एक गर्ल है और वो डाइस से कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो लेट से मैंने इसका नाम ए दे दिया और ये बी है और ये क्या कर रहे हैं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं और उससे वो अपना कोई गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉय कोई डाइस को रोल करता है, ठीक है ना। और रोल करने के बाद में इसमें जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट को ये लड़की देख लेती है। क्या करती है, बॉय या लड़का डाई को रोल करता है, रोल करने के बाद में जो आउटपुट आता है उसको ये लड़की देख लेती है। अब ये लड़की क्या करती है, यहाँ से जाती है और वो जाके अपनी फ्रेंड दूसरे रूम में जो बैठी है, ये मान लेते हैं रूम सेकेंड है, ठीक है। रूम सेकेंड है और यहाँ पे ये रूम फर्स्ट था जिसमें दोनों बैठे हुए गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड रूम में जाके क्या करती है, वो अपनी सहेली को जाके बताती है कि मैंने क्या देखा है। तो लेट से जब लड़के ने ये डाई को रोल किया होगा तो उसमें उसका आउटपुट क्या आ गया, ऑड आ गया। और उसको इस लड़की ने देख लिया है। क्या किया, इसने देख लिया है कि ऑड आउटपुट आया है। अब वो आगे जाके अपने दूसरे रूम में जाती है और अपने फ्रेंड को जाके बताती है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक गेम खेला था और उस गेम के अंदर मुझे पता है कि डाई को रोल करने पे आउटपुट ऑड नंबर आया है। तो तू अब बता कि उसमें प्राइम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी ये इंफॉर्मेशन उसने इसको कन्वे कर दी। तो ये लड़की यहाँ से ऑड आउटपुट देखने के बाद दूसरे रूम में जा रही है और अपनी फ्रेंड को बता रही है कि मैंने ऑड देख लिया है, तो तू बता उसके अंदर प्राइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं न कहीं इस लड़की ने जो यहाँ से देख के जा रही है आउटपुट, वो दूसरी लड़की के लिए क्या कर रही है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से लेके जाके उसको दे रही है। तो उसको क्या करना है, प्राइम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम की प्रोबेबिलिटी बताए और कंडीशन मैंने या कंडीशन जो पहले से मुझे पता है वो है कि मैंने ऑड आउटपुट देख लिया है। तो अब इस रूम में जो बैठी हुई लड़की है उसकी थॉट प्रोसेस किस टाइप से रहेगी। अब वो सोचेगी कि ये मेरी फ्रेंड है और मुझे बता रही है कि इसके अंदर आउटपुट ऑड नंबर आ चुका है। ये जो आउटपुट आया था वो ऑड नंबर आ चुका है और मुझे सोच के बताना है कि इसके अंदर प्राइम की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो ये सोचे कि अब मुझे पूरे सैंपल स्पेस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड ने इतनी हेल्प तो कर दी है कि ऑड नंबर आ गया है। अब ऑड नंबर के अंदर से ही मुझे प्राइम की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो वो क्या करेगी, दिमाग को क्लियर करेगी, जितना आउट सैंपल स्पेस में आउटपुट हो सकते थे उस आउटपुट में से वो केवल ऑड नंबर पे फोकस करेगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने इतना बता दिया कि ऑड आ चुका है, बस उसके अंदर से तो प्राइम की बात बता दें। तो वो दिमाग का सारा कचरा हटाएगी और कचरा हटाने के बाद इतना चीज पे फोकस करेगी कि मेरा केवल फोकस ऑड नंबर पे है। ऑड नंबर का मतलब जब भी हम डाई को रोल करते हैं तो आप सैंपल स्पेस को अच्छे से जानते हैं, 1 से लेके 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6। अब उसके अंदर ऑड की बात करें तो 1 3 5 होते हैं और प्राइम की बात करें तो 2 3 5 होते हैं। तो अब जो दूसरे रूम में जो लड़की बैठी है उसके लिए ऑड आउटपुट को ही उसको सोचना पड़ेगा और उसी में प्राइम की बात करेगी। तो ऑड आउटपुट कौन कौन से होते हैं, 1 3 एंड 5 होते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो टोटल उसके दिमाग में कितने आउटपुट अब आ रहे होंगे 135, यानी 3 आउटपुट आ रहे होंगे। अब वो लड़की क्या सोचेगी कि इन 3 में से कितने प्राइम है। तो आपको यहाँ से देख भी रहे कि 135 की बात करें तो इसमें से ये 2 नंबर प्राइम है, 3 एंड 5। 1 तो प्राइम होता नहीं, तो 3 एंड 5 2 नंबर प्राइम है। तो वो कहेगी कि तूने बोला है कि ऑड तो आ चुके हैं, अब मुझे बताना है कि प्राइम की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑड में से केवल 2 ही ऐसे आउटपुट होते हैं 3 एंड 5 जो कि क्या होते हैं प्राइम। तो जवाब कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना जवाब हो जाएगा 2/3। अब अगर ये लड़की जो इस रूम से उठ के दूसरे रूम में गई है, अगर वो उसकी हेल्प नहीं करती और सिंपल केवल उसको प्राइम की प्रोबेबिलिटी पूछते, जैसा कि आपने 9th-10th क्लास में क्वेश्चन कर रखे हैं, तब उसका क्या जवाब रहता है? तब उसका जवाब रहता है कि टोटल मेरे पास में 3 प्राइम होते हैं। कौन कौन से? 2, 3 एंड 5, ये 3 नंबर प्राइम होते हैं। जिस और अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो कितनी होती है 6, तो 1/2 आती है। यानी कोई अगर प्री कंडीशन पहले से इसको पता नहीं होती या कोई उसकी मदद नहीं करता, तो साधारण उसका सिंपल आंसर क्या होता है प्राइम के लिए 3/6 यानी 1/2 होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी वो पहले से जानती है कि ऑड नंबर आ चुका है, अब मुझे उसका प्राइम की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तब जवाब इसका कितना आ रहा है 2/3। तो ये जो कंडीशन उसको ऑलरेडी पता होती है और उसके बेस पे जो हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं या निकालते हैं, उसी बात को अपन बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप इस बात को अगर थोड़ा सा कंक्लूजन के तौर पे देखना चाहो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो मैं अब फॉर्मूले की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा, और उस फॉर्मूले की अगर हमें फील आ गई तो हम फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, और किसी भी कंडीशन में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो उसका आंसर बनाने में आ जाएगा। तो देखिए, अब इसमें आंसर को अगर अच्छे से विजुअलाइज करता हूं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो 3 लिखा है, वो बेसिकली आपने कहाँ से लिखा है? ये लिखा है प्राइम नंबर कितने थे, उसी से लिखा है। प्राइम नंबर कितने थे उसी से लिखा है। तो मैं यहाँ पे फिर इसी बात को लिखना चाह रहा हूँ, प्राइम और कंडीशन ऑड। ये जो लाइन लिखते हैं और नीचे लिखते हैं ऑड, उसको बोलते हैं कंडीशनल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिवाइड में पार्ट है, ये तो ऑड के अंदर जो एलिमेंट है उनकी काउंटिंग है। तो मैं डिवाइड वाला पार्ट लिख सकता हूँ यहाँ से आसानी से, एन ऑफ ऑड, यानी ऑड नंबर में कितने एलिमेंट थे उनकी काउंटिंग। इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए देखिए, अब ये जो नोमिनेटर वाला पार्ट है, उस पार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लिखा है। अब ये बेसिकली 2 क्या है? 3 एंड 5 की बात हो रही है। अब ये प्राइम जो नंबर है वो 3 एंड 5 इधर भी है इसमें। तो मैं कह सकता हूँ ऑड और प्राइम के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उनकी काउंटिंग है। क्या है? जो ऑड का सैंपल स्पेस है और प्राइम का जो सैंपल स्पेस है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है उनकी काउंटिंग है। तो मुझे ये जो नोमिनेटर लिखना चाहिए तो वो ऐसे लिखना चाहिए कि प्राइम जो नंबर है और उनका इंटरसेक्शन, क्या इंटरसेक्शन किसके साथ में? ऑड के साथ में है। यही मेरा नोमिनेटर लिखा गया है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि प्राइम और ऑड की बात हुई तो नोमिनेटर के अंदर क्या लिखा है? प्राइम एंड ऑड का इंटरसेक्शन लिखा है। अब बच्चों, अगर मैं इनको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर इसकी डेफिनेशन को जनरेट करना है, तो पी प्राइम इंटरसेक्शन ऑड, ठीक है, और ये एन ऑफ एस, यानी सैंपल स्पेस से मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड में ऑड नंबर और इसके डिवाइड में एन ऑफ एस। अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ से एक डेफिनेशन की फील आनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन की फील आनी चाहिए। ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी बन चुका है प्राइम एंड इंटरसेक्शन की। क्या बन गया? प्राइम एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बन चुका है। और डिवाइड में पार्ट है वो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बन चुका है। तो ये हमारे पास में यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया है। अब जरूरी नहीं कि आपको हर बार प्राइम एंड ऑड के रिलेटेड क्वेश्चन मिले, यहाँ पे कुछ अलग सिनारियो भी हो सकता है। तो लेट से मैंने इस प्राइम की जगह ए सपोज कर लिया और ऑड की जगह बी सपोज कर लिया, सेट या इवेंट। तब इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी? अब बताओ क्या बनेगी? तो मैं अगर प्राइम की जगह ए से मान लेता हूँ और ऑड की जगह बी मान लेता हूँ, तो ऊपर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और नीचे बनेगा बी की प्रोबेबिलिटी। अब इस बात को अपन एक जनरल डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहें
तो बच्चों यहाँ पे आपको पहले तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो सिंबल है ये पता होना चाहिए, जो हमें बुक में देखने को मिलेंगे। तो देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑथर लिखता है, तो कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख के आपको दे सकते हैं, ठीक है, और ये कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पे ये स्लैश भी हो सकता है और ये एक वर्टिकल लाइन भी लिख सकते हैं, तो ये अलग अलग सिंबल लिखे मिल सकते हैं। एनसीईआरटी ने मेनली इसी पे फोकस किया हुआ है, लेकिन आईआईटी वाले कभी कभी इस सिंबल को भी यूज में ले लेते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ से जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया है, जिसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं दो, या इस फॉर्मूले के अंदर हम बात करें तो दो सेट या दो इवेंट की बात लेके चल रहे हैं। तो दो इवेंट में यहाँ पे आप सोचिए उस एग्जाम्पल के थ्रू कि इसमें ऑलरेडी इस लड़की को क्या पता था, इस प्रोबेबिलिटी को लिखते समय ये पता था कि ऑड नंबर आ चुका है, यानी जो डिवाइड में लिखा है वो ऑलरेडी नोन है। और प्राइम क्या है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। प्राइम क्या है यहाँ पे, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे बोल रहा हूँ कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और बी इवेंट ऑलरेडी नोन है। बी इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है, अकर्ड का मतलब वो नोन है, आज पता है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में जो डेफिनेशन बनेगी, फॉर्मूला बनेगा, तो ये दो फॉर्मूले हम याद रखेंगे। ए कंडीशनल बी, इसको क्या पढ़ोगे आप, ए कंडीशन बी या ए कंडीशनल बी। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। देखो पिछले फॉर्मूले में हमने यही फाइनली डिस्कस निकाला था कि हमारे पास में ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा कभी कभी ऐसा होगा कि ये आपको प्रोबेबिलिटी के तौर पे नहीं देके सैंपल स्पेस के तौर पे देंगे। अच्छा ये नॉट इक्वल टू जीरो होना भी चाहिए, ये तो सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड, ये कभी कभी ऐसा भी आपको लगाना पड़ सकता है जब डायरेक्टली आपके पास में क्या नहीं हो, डायरेक्टली बच्चों आपके पास में प्रोबेबिलिटी नहीं हो, तो सैंपल स्पेस के तौर पे देखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, ठीक है। अब मैं आपको अगर याद रखने की कुछ बेसिक बातें करूं तो उसमें आपको याद क्या रखना है, तो कभी मुझे ए कंडीशनल बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिवाइड में तो बी ही रहेगा, ये जो नीचे है वो डिवाइड में ही रहेगा, लेकिन ये जो दो पार्ट है इनके बीच में क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूले से तो हमने इसी से ये निकाला था, डेरिवेशन किया था, तो आप दोनों याद रखें, जरूरत के अकॉर्डिंग ये काम में आएगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में है। तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, आई थिंक आपको प्रोबेबिलिटी की मेन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मेन डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे दो इवेंट होंगे, एक इवेंट पहले हो चुका होगा जो ऑलरेडी जानते होंगे, और एक ऐसा इवेंट होगा जो होने वाला होगा। जो ऑलरेडी हो चुका है उसको यहाँ पे अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, और जो होने वाला है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको ए से डिनोट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन करने में आने चाहिए। तो बच्चों ये मेन फॉर्मूला है, अगर हमें ये अच्छे से याद रह जाता है ए कंडीशनल बी का, तो यहाँ पे ए और बी को तो बदल के कुछ भी रख सकते हैं, ए की जगह ई रख सकता हूँ, बी की जगह एफ। तो आपको मेन समझ में ये आया कि न्यूमरेटर में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उनका इंटरसेक्शन लेना होता है, और बेटर हम बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये बनते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको अब डिस्कस कर रहा हूँ वन बाई वन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो हमें क्या दे रखा है, ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ये एफ है, क्या एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यूनियन दे रखा है ई और एफ का, और साथ में ई और एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमें पता है कि ई कंडीशनल बी की जो डेरिवेशन से फॉर्मूला बनेगा तो वो क्या बनेगा, तो आप कहोगे दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए एफ की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास में है, एफ की प्रोबेबिलिटी तो ये है, कितनी है 0.45, लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ नहीं है, तो इसके बदले आपको यूनियन दे रखा है। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है कि यदि यूनियन इंटरसेक्शन के रिलेटेड बात की जाए तो हमारे पास में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन आते हैं दो सेट के रिलेटेड। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, पी ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब इनकी कैलकुलेशन आप जब करोगे तो आपके पास में ए इंटरसेक्शन एफ बहुत ही इजी तरीके से निकल के आ जाएगा।
0.35 प्लस 0.45 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा 0.8 हो जाएगा, और 0.8 और ये 0.65 आएंगे तो 0.15 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.15 होगी। अब आपको इसे जगह पे सॉल्व करना था, तो यहाँ पे नोमेरेटर के अंदर रखेंगे तो 0.15 और डिनोमिनेटर के अंदर 0.45, ठीक है। और इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो 1/3 निकल के आ जाएगा। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया ऐसे बच्चों, तो ये आपके पास में आ गया 1/3। सिमिलरली आप चाहे तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं एफ इंटरसेक्शन ई, यानी इसका दूसरा वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर ये फर्स्ट पार्ट पर मानता हूं और सेकंड में इसको लिखता हूं पी एफ कंडीशन ई, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए एफ ऊपर है ई नीचे है, तो पहले एफ इंटरसेक्शन ई बन जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ तो एक ही बात होती है, तो यहाँ पे 0.15 रखेंगे और डिवाइड में कितना होगा 0.35, ये 5 से कट जाएगा तो 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आप इनको हैंडल कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं ए कंडीशन बी लिखता हूं तो ए एंड बी का सिग्निफिकेंस क्या है। मैं बार बार ए एंड बी के सिग्निफिकेंस पे फोकस कर रहा हूं, तो बी वो है जो ऑलरेडी आप जानते हो और ए जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में यूनियन है, तो सीधी सी बात है पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो निकालना पड़ेगा। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगा कि ये फॉर्मूला पहले तो अप्लाई किया जाए, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, तो ये 5/7 है, राइट। और यहाँ पे 3/7 प्लस 4/7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, ये 7/7 और इधर जाएगा तो 2/7। कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, आपको फटाफट करते जाइए। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे तो ए कंडीशनल बी निकालना है, तो मैं यहाँ पे पहले वाले पार्ट को निकालता हूँ, ए कंडीशनल बी क्या बनेगा फॉर्मूला, तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नोमिनेटर वाला 2/7 है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना है, तो ये आपका बच्चों है 4/7 है, तो यहाँ से ये 1/2 आ जाएगा, 2/4 जो कि 1/2 होता है। अब डिवाइड वाले पार्ट में देखेंगे तो मुझे क्या चाहिए, ए डैश कंडीशनल बी। अब इसको आप लिखोगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए हमारा पूरा काम हो सकता है यदि हमें ये निकालने में आ जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो याद करिए हमने जब एलजेब्रा वाला पोर्शन डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो इसमें इसका फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये छोटे छोटे फॉर्मूला हैं जो पता होने चाहिए। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/7 है और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/7, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2/7। कितना आ जाएगा 2/7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो 2/7, राइट। और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी है बच्चों यहाँ पे आपकी देखोगे तो हाँ बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ, तो आपके पास में ये है 4/7, कितनी है 4/7, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/2। फिर से कितना आ जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा। हमको क्या चाहिए था, इन दोनों का रेशियो चाहिए था, क्या चाहिए था हमको, इन दोनों का रेशियो चाहिए था। तो आप यहाँ से रेशियो निकालने की कोशिश करोगे तो ये बाई चांस कितना निकल के आएगा, ए कंडीशनल बी और ए डैश कंडीशनल बी, तो ये 1/2 डिवाइड में 1/2 रखेंगे तो 1 निकल के आएगा, ठीक है। और 1 आंसर हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट मी चेक ये ऑप्शन के अंदर कोई वैल्यू, ठीक है। तो अभी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है इसको काट देना ऑप्शन और यहाँ पे 1 ऑप्शन बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम मार्क करेंगे, लेकिन करेक्शन था, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अभी तक क्वेश्चन जो दो हमने डिस्कस किए उनके अंदर क्या था, आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी गिवन थी। अब ऐसा भी होगा जिसमें लैंग्वेज गिवन होगी और उस लैंग्वेज की मदद से हमें प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी।
तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर आर चूजन रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द 1 to 8, यानी यहाँ पे हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या है, 1 से लेके 8 तक कंटिन्यूस नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 3 नंबर इसमें सेलेक्ट करने हैं, 3 नंबर आर चूजन, ठीक है। तो 3 नंबर अगर सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो ये 3 नंबर जब भी सिलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8C3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8C3। आप 3 नंबर सेलेक्ट करिए तो 8C3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर इज 3 और गिवन दैट मैक्सिमम इज 6। तो देखिए यहाँ से आपको ए एंड बी इवेंट खुद को जनरेट करने हैं। तो जो गिवन होता है वो क्या होता है, बी, और जो प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड आउट करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए। तो मैं क्या लिखेंगे, मिनिमम नंबर इज कितना है, 3। तो ये आपको ए सब यहाँ पे एज्यूम करना है। बी क्या है, मैक्सिमम इज 6। अब बताओ इसको मुझे अगर सैंपल स्पेस में लिखना हो तो मिनिमम 3 है, ठीक है। मिनिमम 3 का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7 एंड 8, ये नंबर हो सकते हैं। और मैक्सिमम 6 की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो आपको होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मैक्सिमम 6 की बात करेंगे तो ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, देखिए तो बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी में दैट मिनिमम 3 गिवन दैट मैक्सिमम 6। तो कहीं कहीं यहाँ से आपको इस लाइन से क्या समझ में आया कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या नहीं, बताओ सोच के देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ए और बी अगर इवेंट सेपरेट मतलब सपोज करता हूँ तो मेरे पास में ये ए कंडीशनल बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इस लाइन का मतलब क्या है, ए कंडीशनल बी, ठीक है। तो ए कंडीशनल बी की जब भी बात आती है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या निकल के आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर बी। बच्चों इस लाइन से आपको ये समझ में आए, यही मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीखें। आपको गिवन जो लिखा है उसको बी सपोज करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको ए सपोज करना है, और इस पूरी लाइन को ही अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ए कंडीशनल बी मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास में ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, इसमें सैंपल स्पेस है, तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लिखूंगा जो सैंपल स्पेस में था, तो एन ऑफ बी। अब बताओ मुझे बी में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी में क्या दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी तो लिखना पड़ेगा। तो बताओ ए आपको सेट दिख रहा है और बी दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3, 4, 5, 6 तक कॉमन है, नीचे भी 3, 4, 5, 6 है, तो 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट की बात करेंगे, कितने एलिमेंट है, 4 है। कितने एलिमेंट है बच्चों, 4, तो मैं 4 लिखूंगा। बी में एलिमेंट कितने हैं, बी में एलिमेंट देखो कितने हैं, टोटल 6 एलिमेंट है बी में, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में, हाँ फिर से ऑप्शन मेरे से राइटिंग में गलती होगी, सॉरी बच्चों, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन में गलती होगी, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग में गलती होगी, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आपको मिनिमम 3 की बात की थी, तो मिनिमम 3 का मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना बोल रहे हैं, 6। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 6 तक को बी सेट एज्यूम कर लिया। अब हमें पता है कि इसमें ए कंडीशनल बी की बात हो रही है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति इसमें बिल्कुल नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और बी में कितने एलिमेंट है, 6 है, तो 4/6, जो कि सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2/3 है, राइट। चले आगे। अब आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक बार लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि वो कह रहे हैं कि आप देखो उस लड़की की नजर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको बिना फॉर्मूले के भी ये समझ में आ जाएगा कि इसमें सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रहा है। मैंने एक बात बोली थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है। तो कहीं कहीं यहाँ पे सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है, देखो आप 1 से 8 तक की बात की थी, इसमें क्या बात की थी, 1 से 8 तक की। तो एक मिनट, अब देखिए एक काफी अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो कहीं की आपको जो शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था लड़की वाला जो अपने फ्रेंड को जाके बताती थी
सेम इस लॉजिक से सोचोगे तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखें, हमें 3 नंबर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, रैंडमली। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें 3 नंबर ड्रॉ करते हैं विथआउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 8। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो 1 2 से लेके यहाँ पे 8 तक, यानी टोटल 8 एलिमेंट है इस सेट में, और हमें इसमें से कितने फाइंड आउट करने, 3 फाइंड आउट करने या 3 हटाने निकालने हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर इज 3 गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6। हमें मिनिमम 3 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और गिवन दैट कि मैक्सिमम कितना है, 6 है। तो बच्चों यहाँ से इतना पकड़ो कि जो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवा रहे हैं तो उसको हमें ए सेट एज्यूम करना है। क्या सेट एज्यूम करना है, ए, और जिसकी जो कंडीशन गिवन है उसको अपन बी मानेंगे। हमने ये तो सीखा था कि जो हमारे पास में जनरल कंडीशन होती है उसको हमें पी ए कंडीशन बी में लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे ए एक इवेंट है, बी दूसरा इवेंट है। तो ए कौन सा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और बी कौन सा इवेंट होता है, बी वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट, जिसकी कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट होते हैं या 2 इवेंट होते हैं, ए एंड बी, जिसको अपन ए कंडीशनल बी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में से ए एंड बी को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो बच्चों ए उसको लिखना जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, और बी उसको लिखेंगे जो आपको गिवन है। तो यहाँ पे ए क्या है, मिनिमम नंबर इज 3, मिनिमम नंबर इज 3, ठीक है। और बी क्या है, बी का मैक्सिमम 6 है। तो पहले तो बताओ इसका सेट क्या बनेगा। अगर मैं इसका एक सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मिनिमम 3 का मतलब होता है 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8, ठीक है। 8 से ज़्यादा आपको अलाउ है नहीं इसमें। अब इसमें से 3 नंबर आपको ड्रॉ करने हैं इसी सेट में से, ठीक है। पर कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर इज 6। यहाँ पे मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 6। तो बताइए इस बी का सेट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं बी का सेट बनाना चाहूँ तो मैक्सिमम 6 का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 हो सकता है, ठीक है। अब आपको इस पूरी लैंग्वेज से इतना पता लग ही चुका है, ये जो हमने पूरी कहानी रची है ये किसके लिए रची है, ए कंडीशनल बी के लिए रची है। किसके लिए रची है, ए कंडीशनल बी के लिए। तो आप 2 क्वेश्चन से समझ चुके हैं कि यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ, इन दोनों सेट का कॉमन पार्ट लेंगे तो कितना आएगा, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6, ये इतना आ सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब बच्चों यहाँ से ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम निकालना चाहते हैं इसमें ए कंडीशनल बी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, ए कंडीशनल बी। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये पूरी चीजें हमने इसी ए कंडीशनल बी को ध्यान में रख के ही यहाँ पे लिखी थी। अब यहाँ पे मुझे सैंपल स्पेस के फॉर्म में दे रखा है तो एन वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। अब मुझे बताओ, सोच के बताना, आपका एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। तो बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जो बात हुई है, ये इसमें से कितने एलिमेंट आपको निकालने हैं, क्वेश्चन के अंदर कितने निकालने थे, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है 3 नंबर की बात हुई है। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर जो ड्रॉ करूंगा तो बच्चों आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4C3 लिखना पड़ेगा। क्या बात आपको समझ में आ गई, ये 4C3 क्यों लिख रहे हैं, बिल्कुल 4C3 लिखने में आएगा। अब एन बी क्या होगा, तो एन बी के अंदर, यानी बी के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, तो बी के अंदर आपके पास में 6 है, और 6 में से मुझे 3 नंबर को ड्रॉ करना है। तो क्या लिखूँ मैं, 6C3 लिखूंगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6C3 आ जाएगा। अब ज्यादातर गलती क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली ए एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं 4 और नीचे 6 ले लेते हैं, तो 4/6, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको 3 नंबर ड्रॉ करने तो उसमें से आपको 3 लेने पड़ेंगे। तो 4C3 डिवाइड में 6C3 आ गया, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4 होता है और 6C3 की वैल्यू सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6C3 की वैल्यू आपको कई बच्चों को डायरेक्टली याद भी होगी और कई को सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो कितनी होती है 6C3, 6 5 4 और नीचे ये जो सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5। तो इसमें आंसर है 1/5। अब हमने एक लाइन और बोली थी कि इसमें रियल में सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है। तो क्या इस बात को आप यहाँ से
पकड़ पाए कि सैंपल स्पेस रियल में कम हो रहा है। तो देखिए इस डेफिनेशन को आखिरी वाली जो हमारे पास में आंसर निकल के आया, कौन सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बच्चों इसकी। ये इसे अगर इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए मैक्सिमम 6 हो ऐसा हमें पता है, तो 3 मिनिमम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक तरह से यहाँ पे सैंपल स्पेस की तरह काम कौन कर रहा है, बी सेट काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, सैंपल स्पेस की तरह बी सेट काम कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो नीचे वाला पार्ट एक तरह से टोटल की तरह काम करेगा। तो असली में तो हमारे पास में 8 एलिमेंट थे जिसमें से 3 निकालने चाहिए थे, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 6 ही एलिमेंट हुए, उनमें से हम 3 एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 से 3 नीचे आ रहा है, इसका मीनिंग ये निकल के आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन आपको दे रखी हो तो उसमें से आप ए एंड बी इवेंट को क्रिएट करना आना चाहिए, और क्रिएट कर लेते हो तो फिर आप ये फॉर्मूले की अंदर ये तो जानते हो कि इसके कैलकुलेशन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी एंड बी सेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं और आपको इसके अंदर डिटेल में लेके जा रहा हूँ और क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 टिकट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट नंबर 00 से लेके 49 तक कोई नंबरिंग कर रखी है टिकट, उनमें से कितने टिकट ड्रॉ कर रहे हैं अपन, 1 टिकट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट सेलेक्टेड इज 8 और गिवन दैट प्रोडक्ट इज 0। अब देखो यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और क्या गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ डिजिट इज 8 हो, सम ऑफ डिजिट क्या हो, 8 हो। तो देखिए सम ऑफ डिजिट की जब बात 8 की करेंगे तो ये एग्जैक्टली मेरा ए है, क्या है, और गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 0, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या है, 0 है, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो इसको मैं क्या एज्यूम करूंगा, इसको बच्चों बी एज्यूम करूंगा। क्या बात समझ में आई, जो आपको गिवन है उसको बी एज्यूम करिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको ए एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे ए एंड बी को आप अगर समझ पाए हो तो बताइए इस ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से नंबर यहाँ पे मुझे लिखने हैं। तो देखो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए, डिजिट का समेशन 8 होना चाहिए, नंबरिंग 00 से लेके 49 तक का रखी। तो पहली बार हमें सम 8 मिलेगा 08 पे, फिर 17 पे, फिर 26 पे, 35 4 35 पे, और कहाँ पे मिलेगा 8 4 4 पे। इससे आगे अलाउ है नहीं, आगे आप लिखोगे तो 53 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग में अलाउ नहीं कर रहा है। बी बताओ क्या होगा। तो बी की बात करें तो बी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 0, डिजिट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 प्रोडक्ट का हो तो 0 0 भी हो सकता है, 01 02 03 04 05, यानी जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 10 इसका हो सकता है, फिर 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, और 40 का हो सकता है। इतने एलिमेंट हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा आपसे क्या फाइंड करवाना है, इस क्वेश्चन की बात समझोगे तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो वो ए कंडीशनल बी फाइंड करवा रहे हैं। क्या फाइंड करवा रहे हैं, ए कंडीशनल बी फाइंड करवा रहे हैं। तो ए कंडीशनल बी जब भी फाइंड करवाते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर से ए इंटरसेक्शन बी तो आना ही चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी तो आना ही चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट निकल के आ रहा है, वो है 08, ये एक ही एलिमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हमें बताए कि ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब इसका जो सेट के फॉर्म में लिखूंगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी लिखेंगे, राइट। ये फॉर्मूला में अच्छे से पता था। अब बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी में एक ही टिकट ड्रॉ कर रहे हैं तो 1 है, और बी में कितने एलिमेंट है आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल कितने 14 है। तो 14 डिवाइड में आ जाएंगे, तो 1/14 आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन की अगर फिल लेने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें गिवन है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब प्रोडक्ट 0 है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उसमें से 8 डिजिट का डिजिट का समेशन 8 आए, ऐसा कितने एलिमेंट होंगे। तो आपके पास में सैंपल स्पेस एक तरह से रेड्यूस हो गया कि हमको केवल और केवल उन्हीं नंबर पे फोकस करना है जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे डिजिट कितने 14 है,
और इन 14 डिजिट में केवल और केवल ऐसा एक ही डिजिट है 08, जिसका एडिशन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है। तो यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है, राइट। और क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो 3 डाइस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 डाइस की बात कर रहे हैं। एक रेड है, ब्लू एंड ग्रीन इन कलर आर रोल टुगेदर, इनको एक साथ रोल कर रहे हैं। लेट बी बी द इवेंट, इसमें नाम दे दिया उन्होंने पर्टिकुलर, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। बी बी द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर शो ऑफ इज 7, डिजिट का समेशन क्या है, 7 है, ठीक है। 3 डाई की बात हो रही है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज 7, डिजिट का समेशन कितना है, 7 है। और ए इवेंट क्या है, ई आपका डाई रेड कलर का हो, ये क्या है, ए बी इवेंट द रेड डाई शो 1, यानी रेड जो डाई है वो क्या शो करे, डाई शो 1, यानी रेड डाई के अंदर 7 का शो होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड क्या करवा रहे हैं, ए कंडीशनल बी फाइंड आउट करवा रहे हैं। क्या करने, फाइंड आउट करवा रहे हैं, ए कंडीशनल बी फाइंड आउट करवा रहे हैं। अब बताओ इसमें सैंपल स्पेस की तरह काम कौन करेगा, बी सेट काम करेगा। क्या करेगा, बी सेट काम करेगा। तो मुझे यहाँ पे सेट बी लिखना आना चाहिए। तो कितनी डाइज की बात हो रही है, 3 डाई की बात हो रही है। कितनी डाइज की बात हो रही है, 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले रेड है, फिर ब्लू है, और तीसरी डाई है ग्रीन। अब इनमें हमें डिजिट का समेशन कितना चाहिए, इसमें डिजिट का समेशन चाहिए 7। तो 7 डिजिट का समेशन हम कैसे ला सकते हैं, 3 डाई के। तो जो भी इवेंट आएगा उसके अंदर आउटपुट 1 से 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है, हमको 7 सेट करना है। तो ऐसे कर सकते हैं 1 1 और 5, 1 1 और 5 हो सकता है, इस तरह से 7 आ सकता है, ठीक है। इसकी बात करें, अब उसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है 1 5 1 हो सकता है, और 5 1 1, ये 7 समेशन इस तरह से मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है, तो बच्चों और ऐसे मिल सकता है 1 2 और ये 4, ये कितना है 1 2 4, ये भी समेशन 7 ही है। अब उसको फिर से अरेंज करिए, इसको फिर से अरेंज करेंगे तो ये कितने तरीके से अरेंज हो गए, 3 डिस्टिंक्ट नंबर है, तो टोटल कितने तरीके से अरेंज होगा, 6 तरीके से अरेंज हो जाएगा। कितने तरीके से अरेंज होगा, ये 6 तरीके से, देख पा रहे हो, देखो कैसे अरेंज होगा, 1 4 2, फिर हो जाएगा 2 1 4 2 4 1, फिर ये जाएगा 4 1 2 और 4 2 1, ये कितने हो गए, ऐसे 6 सेट हो गए। ये कितने, 3 है। और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी, और भी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उससे सभी पॉसिबिलिटी को आपको लिखना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। तो अगली पॉसिबिलिटी आप देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए 1 3 और 3, ये भी 7 समेशन देगा, ठीक है। इसको फिर से अरेंज करेंगे तो क्या अरेंज हो सकता है, ये 1 3 3 है, ठीक है। तो ये 3 1 3 हो सकता है, और 3 3 1 हो सकता है, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। और भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको आप सोचने की कोशिश करो, आपको और नजर आएगी। अब देखो अगली पॉसिबिलिटी, आप अपनी जगह बैठे हो, सोच के बताओ क्या आपके दिमाग में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो आपको आनी चाहिए थी, वो है 2 2 3, ठीक है। इसको फिर से अरेंज कर सकते हैं, 2 3 2 और 3 2 2, यानी एक ये भी सेट हो सकता है। इसमें भी कितने, 3 है। आपको ये इतने इवेंट समझ में आ गए जिसके अंदर सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 7 होगा। अब ये जो पहला आउटपुट है वो रेड डाई को बिलोंग कर रहा है, दूसरा जो आउटपुट है वो ब्लू को डिनोट कर रहा है, और तीसरा ग्रीन के लिए डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब आप बताओ कि मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, बताओ इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहे हैं आपसे। तो बच्चों फाइंड आउट करवा रहे हैं आपसे कि ये ए कंडीशनल बी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए कंडीशनल बी की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे ए कंडीशनल बी लिखना चाहूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ बी लिखने में आएगा, क्या आएगा, पी ऑफ बी। अब मुझे बताओ कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन की बात करेंगे, समझना ध्यान से, कि रेड डाई 1 शो करे और सम 7 हो, डाई रेड डाई पे 1 आ जाए और सम 7 आ जाएगा, ये दोनों का कॉमन होगा। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है या ऐसे कौन कौन से सेट है, तो रेड डाई 1 यानी रेड डाई पे 1 आ जाए, तो देखिए एक तो ये वाला है,
इसके अंदर 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है रेड के ऊपर, आपको केवल इस पे ध्यान देना, इस पे 1 है या नहीं। ऐसे 1 जो दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, 1 यहाँ दिख रहा है, रेड के ऊपर 1, यानी पहला पहला एलिमेंट 1 दिखना चाहिए। तो ये ऐसे सेट है जिसके अंदर डिजिट का सम तो 7 है और रेड डाई के ऊपर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मेरे पास में जो फेवरेबल केस हो गए, एक तरह से फेवरेबल केस कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। कितने हो गए बच्चों, 5। और कोई बच रहा है क्या जिसके अंदर 1 रेड डाई के ऊपर निकल के आ रहा है? अगर है तो आप सोच के बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 केसेस हैं, 1 2 3 4 और 5, जिसके अंदर रेड डाई के ऊपर तो 1 है और सम कितना है, 7 है। अब उस बच्ची वाली एग्जाम्पल से आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको पहले से पता है कि डिजिट का समेशन कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो उसमें से रेड डाई के ऊपर 1 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मेरा केवल और केवल ध्यान उन पे जाएगा, जिसके अंदर रेड डाई पे 1 आ रहे हैं। तो रेड डाई पे 1 आने वाले कितने पार्ट हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो 5 फेवरेबल है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले की मदद से करना भी चाहूँ तो भी आप समझ सकते हो। फॉर्मूले की मदद से करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ ए और बी में कौन कौन से आएंगे, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड कर रखे हैं, ये क्या है मेरा, एक्चुअली ए और बी का कॉमन है। ये हाईलाइटेड पार्ट क्या है, ए एंड बी के कॉमन है। तो ऐसे 5 है, ऐसे कितने, 5 है, ठीक है। और अब आप देखोगे तो टोटल कितने हैं, तो टोटल आप देखोगे तो 3 और 6 9 और 3 12 और 3 15 है। तो टोटल कितने मेरे पास में, 15 है। तो ये आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ए एंड बी इवेंट लिख लिए, तो आपको भी पता है कि इसमें ए कंडीशनल बी निकालना है, तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप बताओ मुझे, इस स्क्रीन पे जो भी आप दिख रहा है, रेड एंड सम ऑफ 7, रेड पे 1 हो और सम ऑफ डिजिट 7 हो, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये जो पोर्शन मैंने जो बॉक्स बना रखे हैं ये तो है। तो ऐसे कितने, 5 है। और बी के अंदर टोटल कितने सेट बने, डिफरेंट ऐसे बने आपके पास में 15। तो 5/15 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस पॉइंट की क्लियरिटी मिल गई होगी कि एग्जैक्टली हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या क्या। देखो, जो आपको शुरुआत में एग्जाम्पल समझाया था, जो बच्ची वाला एक रूम से दूसरे रूम में जाती, ये आपको रियल फील दिलवाएगी किसकी, आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो इसलिए आप उस डेफिनेशन पे स्टिक रहें, अपने आप को उस पर परफेक्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो, हर बार आपको अगर ए कंडीशनल बी फाइंड करवा रहे हैं तो इसमें ए एंड बी लिखने आना चाहिए, यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, एक स्कूल है, उसके अंदर 1000 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 430 गर्ल है, ध्यान से सुना, जो डेटा दे रखा है इसमें 430 गर्ल है। इट इज नॉन, यानी हम पहले से जानते हैं द आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स आर स्टडी इन क्लास 12। हम पहले से जानते हैं कि 430 जो गर्ल हैं उनमें से केवल 10% गर्ल हैं जो 12th क्लास में पढ़ती हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट रैंडमली selected studies in class 12 given that सुजन स्टूडेंट इज गर्ल। यानी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए, स्टूडेंट सुजन रैंडमली इन क्लास 12, यानी क्लास 12 में वो ऐसा स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है, और गिवन दैट सुजन स्टूडेंट इज गर्ल, और हमने कंडीशन क्या दे दी, हम पहले से क्या जानते हैं कि वो लड़की है, ठीक है, वो लड़की है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ए एंड बी सेट अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो बताओ ए क्या है और बी क्या है। इतना आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर इसको हम डायरेक्टली भी करना कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बी क्या है, गिवन दैट सुजन गर्ल इज स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो यहाँ पे मैं जो गिवन होता है उसको बी मानता हूँ, सुजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ठीक है। और ए क्या है, स्टूडेंट रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th, स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12। कहाँ पे पढ़ता है वो, 12th में पढ़ता है, ऐसा हमें गिवन है। तो उम्मीद है आपको ये ए एंड बी समझ में आ गए होंगे। कितने बच्चों को ए एंड बी समझ में आया, ईमानदारी से बताना, ठीक है। अगर ये समझ में आ गए तो वो क्वेश्चन वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है, बताओ। क्वेश्चन वाला आपसे कहना चाह रहा है कि आप ए कंडीशनल बी ज्ञात करो या फाइंड आउट करो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं।
तो बताओ, जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहूंगा तो आपको भी पता है, क्या पता है कि इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो बताओ इस दोनों सेंटेंस का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है? इस बात को आप एक दो बार खुद से इसको पढ़िए, फिर पता लगेगा। स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12 और स्टूडेंट गर्ल है, स्टूडेंट गर्ल है। तो इसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया वो 12th क्लास का भी होना चाहिए और साथ में वो गर्ल भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गर्ल भी होनी चाहिए। तो इन दोनों को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्लास 12 गर्ल स्टूडेंट, क्लास 12th एंड गर्ल स्टूडेंट, ठीक है। ये तो है इसका मीनिंग, क्लास 12 होनी चाहिए और स्टूडेंट क्या होनी चाहिए? गर्ल होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? यानी क्लास 12 की स्टूडेंट भी हो और लड़की हो तो ऐसे कितने हैं? तो टोटल लड़की जितनी है उसका केवल 10% ही है जो क्या है, 12th क्लास में है और गर्ल है। टोटल लड़की 430 थी, उसका 10% निकालेंगे तो 43 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 43। अब बताओ मुझे एन बी कितना है? एन बी मतलब गर्ल स्टूडेंट हो, तो गर्ल स्टूडेंट हो तो ऐसी लड़कियां कितनी? 430 है। कितनी? 430 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये लगा सकते हैं क्या? कितने लोग मानते हैं ये फॉर्मूला सर लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे एन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन भी 43 है और टोटल कितना है? 430 है। तो ये कितना आएगा? 0.1। जिसको चाहो तो आप 1/10 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? 1/10 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी क्वेश्चन की कहानी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको ए एंड बी ऑलरेडी लिखने आ गए कि नहीं आए। अगर ए एंड बी लिखने में आ रहे हैं तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन की अगर जनरल लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर ये पूछा है कि हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है, वो 12th क्लास का है, तो क्या प्रोबेबिलिटी के वो गर्ल है? तो टोटल गर्ल कितनी है? 430। ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया, रिड्यूस हो गए। और उसमें 12th क्लास में पढ़े ऐसी कितनी है? केवल 10% है। तो नोमिनेटर में क्या आएगा? जितनी गर्ल है उसका 10% आएगा। तो 430 का 10%, 43 नोमिनेटर में आ गया और टोटल कितना है? 430 है, राइट। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसके अंदर भी आपको एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पे दे रखी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन की पर्पज से देखें तो अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए। देखिए यहाँ पे पी ए डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3 दे रखी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर ये 0.3 है, ठीक है, तो पी ए कितना आएगा? तो पी ए का मतलब होता है 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3 को तो ये 0.7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.7। तो पी ए डैश पी ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो पी ए की वैल्यू आपके पास में 0.7 आ चुकी है। ये बात आप अच्छे से यहाँ से समझें। और क्या दे रखा है आपको? गिवन है पी ऑफ बी। पी ऑफ बी कितना गिवन है? तो बच्चों ये गिवन है 0.4। कितना गिवन है? पी ऑफ बी 0.4 है, समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये गिवन है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू ये 0.5 है, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों? तो फाइंड करना है आपको ये पी बी कंडीशनल ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। अब इस बात को कैसे यहाँ पे मैं मेंशन करूं, लिखूं, तो आप इस पॉइंट को समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो लिखें। तो पहले इसका बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर फॉर्मूला बनेगा जो भी दो कंडीशनल दे रखे हैं उनके बीच में पहले इंटरसेक्शन लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? पी ए यूनियन बी का डैश आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या करूंगा? बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लिखेंगे तो लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन और फिर बीच में यूनियन लग रहा है तो यूनियन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? बी का बी के साथ में इंटरसेक्शन, बी का बी के साथ में इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने लगा दिया, ठीक है। और डिवाइड वाला पार्ट तो वहीं पे। अब आप बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आएगी?
ये वाली वैल्यू तो कितनी आएगी, 5 आएगी। भाई बी और बी डैश में कॉमन क्या होता है, 5, क्या होता है कॉमन 5। तो यहाँ से ये नोमिनेटर वाला पार्ट तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। 5 का यूनियन लेंगे तो क्या होता है, 5 का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ में ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। और डिवाइड वाला पार्ट कितना है, ए यूनियन बी डैश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी है और ए यूनियन बी डैश है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो मेरे पास में ऐसा तो कहीं भी नहीं है। तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी? अब इस रिलेशन के अंदर मुझे ए इंटरसेक्शन बी के बारे में जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला देखो, ये जो लिखा है इसका फॉर्मूला आपको पता आना चाहिए। क्या आना चाहिए दिमाग में, इसका फॉर्मूला दिमाग में अब आना चाहिए था। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू अभी हमको दे रखी है 0.5। इसका खुद का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों इसका खुद का फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.5। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 0.7 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.5। तो बताइए यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.2 निकल के आ जाएगा, राइट। ये कितना आ जाएगा, 0.8। क्या हमारा पूरा काम हो चुका है? नहीं, अभी आपको जरूरत है किसकी, अभी आपको जरूरत है ए यूनियन बी डैश की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ए यूनियन बी डैश की जरूरत है। तो ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा पी बी डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब बताओ मुझे पी ए की वैल्यू कितनी है। पी ए की वैल्यू आपने ऊपर ही बताई, ये है 0.7। अब बताओ पी बी डैश की वैल्यू कितनी है। अब मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ पी बी डैश की वैल्यू, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 0.6 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश ये 0.5 ही है। देखो ये 0.5 यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 प्लस 0.6 1.3 में से 0.5 गया, तो ये एक तरह से 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 आ गया। ये हमारे पास में दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब आप बताओ आंसर क्या होगा। तो नोमिनेटर वाला पार्ट तो कितना है, 0.2 है, और डिनोमिनेटर वाला 0.8 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, जो कि आपको डी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि आपको ए इवेंट दे रखा होगा और बी इवेंट क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा। और कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर ए एंड बी की लैंग्वेज के अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करने होंगे। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लेना एक बार।